हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये हमारा लेक्चर होगा 14वां और 13 लेक्चर तक कंप्लीट करा दी गई हैं आप लोगों को एंसेंट इंडिया में, और बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। तो ये हमारा होगा 14वां लेक्चर। तो आप लोग कृपया इसको सीक्वेंस से देखते हैं ताकि आप लोग को हिस्ट्री अच्छे से समझ में आ सके। और आपको प्लेलिस्ट अगर ढूंढने में दिक्कत हो रही होगी तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट का लिंक है, तो वहाँ से आप सीधे प्लेलिस्ट पे पहुँच सकते हैं और उसको फिर सीक्वेंस में देखते आ सकते हैं। तो वैसे ही आप लोग करिए ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ सके ये चीज़ें, क्योंकि हिस्ट्री में सीक्वेंस से देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर आप सीक्वेंस से नहीं देखते हैं इन सब चीज़ों को तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा यहाँ पे। क्योंकि जो एंसेंट इंडिया मेनली ये है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें होती है एंसेंट इंडिया में, क्योंकि बहुत सारा उसमें टाइम पीरियड, बहुत सारे शासक इसमें हुए हैं। तो आपको मध्यकालीन भारत में देखेंगे कि आपको बस 2 ही शासक मेनली आपको पढ़ना पड़ता है, दिल्ली सल्तनत और मुगल। और उसके बाद बहुत कम ही आते हैं क्वेश्चन वहाँ से, तो ज़्यादा लोग पढ़ाता भी नहीं है। विजयनगर, बहमनी, ये सब साम्राज्य से लोग पढ़ के मेडिएवल खत्म हो जाता है। लेकिन आप एंसेंट इंडिया में देखेंगे आपकी पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, उत्तर उसमें वैदिक काल में आपको ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, फिर उसके बाद आप महाजनपद काल ये सब देखते हैं। उसके महाजनपद में 16 महाजनपद के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना होता है। फिर उसके बाद आप बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म ये सब देखते हैं। फिर आता है आपका मौर्य साम्राज्य, और मौर्य के पहले भी बहुत सारे वंश उस पे रहते हैं, वो आप देखते हैं। फिर मौर्य के बारे में फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वही अभी हमें पढ़ना है। तो इतना मौर्य वंश तक कंप्लीट करा दिया गया है आपको, और हर एक धर्म वगैरह भी हो चुकी हैं। तो अब हम देखेंगे कि आखिर में मौर्यों के बाद क्या हुआ। तो इसमें हम देखेंगे कि आखिर में मौर्यों के बाद क्या हुआ। तो मौर्य शासक खत्म हो गया, तो फिर जो मगध साम्राज्य था तो इस पे क्या हुआ, तो वही हमें देखना है इसमें। तो अब हुआ क्या कि यहाँ पे आपको पता चलेगा। तो अब धीरे धीरे जो मौर्य साम्राज्य था तो ये सबसे मजबूत शासक इस पे चलता है, वंश इस पे मगध पे। तो होता है कि धीरे धीरे इसके जो अशोक वगैरह होते हैं तो इनकी नीति मैंने बताया, फिर मौर्य साम्राज्य पतन हो जाता है, मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। उसके बाद जो बृहदत्त होता है अंतिम शासक, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग होता है, तो वो शुंग वंश की स्थापना करता है उस वंश पे। तो अब हुआ क्या कि धीरे धीरे मगध कमजोर होते गया। उसके बाद जो इन्होंने बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये सबको बढ़ाया था, और इससे ब्राह्मण धर्म जो था वो नीचे चला गया था। तो अब इस पे जो भी शासन करेंगे तो वो 2 शासक होंगे लोग। अब एक तो ब्राह्मण साम्राज्य होगा, तो ब्राह्मण धर्म नीचे जाने लगा, तो फिर ये ब्राह्मण फिर से इसको चाहते हैं अपने धर्म को ऊपर लाना। और फिर यहाँ से आप देखेंगे कि जो यहाँ से शासक चलेगा तो इसमें 2 शासन होंगे। तो एक तो ये ब्राह्मण साम्राज्य चलेगा ये, और ये चलेगा जो विदेशी शासक भी इसी टाइम में रहते हैं। तो मौर्य वंश का पतन होता है, तो फिर इस पे पैरेलल आप देखेंगे कि 2 चीजें चलेंगे। एक ब्राह्मण साम्राज्य चलेगा जिसमें कि शुंग वंश, कन्नव वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश चलेंगे। तो ये भारतीय रहते हैं, कि ये जो होते हैं तो ये भारत के निवासी जो हैं उनका शासन चलेगा यहाँ पे। और दूसरा ये इसी में विदेशी भी आक्रमण होंगे, और विदेशी भी जो अपना छोटा छोटा यहाँ पे वंश की स्थापना करेंगे, छोटा छोटा साम्राज्य बनाएंगे इसमें। तो इसमें हिंद यूनानी भी आएंगे जिसको इंडो ग्रीक आप बोलते हैं, और शक भी आएंगे, सीथियन इसको बोलते हैं, और पहलव आएंगे इसमें, पार्थियन बोला जाता है, और कुषाण भी आएंगे इसमें, कुषाणा पीरियड। तो ये रहेंगे जो ये विदेशी रहेंगे, और ये हमारे देश के ही रहेंगे। कि इस पे मगध साम्राज्य पे ये पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, तो यही रहेंगे यहाँ पे। तो यही हमें देखना है 2 पीरियड को। तो ये मौर्योत्तर काल है, आफ्टर जब मौर्य का पतन हो जाता है तो उसके बाद के शासक को हमें देखना है। तो इसमें ब्राह्मण साम्राज्य हम देख लेंगे। तो ब्राह्मण साम्राज्य 4 होंगे, इसको मैं बता दूंगा। तो एक वीडियो में ये ब्राह्मण साम्राज्य कंप्लीट हो जाएंगे, और दूसरे वीडियो में फिर हम सोचेंगे कि या फिर 2 वीडियो इसी में आ सकता है ब्राह्मण साम्राज्य में, या फिर उसके बाद हम देखेंगे जो विदेशी शासक रहे तो उनको भी देखना है। तो ये दोनों पैरेलल ही चलेंगे। जैसे कि ये मान लीजिए पूरा इंडिया है, तो इसी में कहीं हिंद यूनानी देखेंगे, कहीं यहीं पे शुंग वंश देखेंगे, कहीं यहीं पे कन्नव वंश देखेंगे, कहीं यहीं पे सातवाहन देखेंगे। तो इसी में ये जो आपको दिख रहा है तो ये भी लोग राज्य करेंगे इसी भारत में, और ये भी लोग राज्य करेंगे इसी भारत में। तो यहीं पे चलेगा। तो इन्हीं को हमें देखना है कौन से इलाकों में कौन थे और इनकी क्या क्या विशेषताएं थी, यही हमें देखना है मौर्योत्तर काल में। तो पहला होगा हम देखेंगे जो कि ब्राह्मण साम्राज्य, हमारे यहाँ का जो था वो लोग शासन करेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद ये विदेशियों का भी हम देखेंगे इसी में। तो अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर में ये शुंग वंश ब्राह्मण वंश क्यों चलने लगा इस पे। तो ब्राह्मण वंश इस वजह से चलने लगा क्योंकि जो इन लोगों की नीति थी, तो अब ब्राह्मण जो धर्म था, तो इसी वजह से आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म का उदय होता है, जैन धर्म का उदय होता है, ये सब धर्मों का उदय होता है। तो धीरे धीरे होता है ये जो ब्राह्मण धर्म रहता है ये धीरे धीरे नीचे चला जाता है, कि ब्राह्मण धर्म पूरी तरह से खतरे में आ जाता है। तो वही अब देखेंगे कि ये जो भी शासक चलेगा तो वो ब्राह्मण चलेंगे। ये लोग अब चाहते थे यहाँ से अपने
धर्म को उठाना। तो अब इनको मौका मिल गया, जब अशोक की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो मौर्य वंश रहता है तो उस पर कोई भी वैसा उत्तराधिकारी नहीं आता है जो कि उसको संभाल के रख सके। तो फिर ये होगा कि अब शुंग वंश की स्थापना होगी मौर्य वंश को समाप्त करके इस पे। अब यहाँ से ब्राह्मण धर्म फिर से उत्थान करेगा और फिर यहाँ पे देखेंगे गुप्त काल में चरमोत्कर्ष पे चला जाता है अपने। तो यही सब हम देखेंगे इसमें। तो पहला हम देख लेते हैं जो वंश चलेगा, तो ये शुंग वंश चलेगा। तो ये आप लोग जान लीजिए शुंग वंश। तो ये 185 से लेके 185 से लेके ये 149 ईसा पूर्व तक चलता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ईसा पूर्व तक ये चलेगा यहाँ पे शुंग वंश। तो शुंग वंश के बारे में हम जान लेते हैं कि कौन थे ये लोग। तो शुंग वंश अशोक के बाद एकीकृत नहीं रह सका। तो जो मौर्य साम्राज्य था, तो मैंने बताया भी अशोक के बाद ऐसा कोई भी शासक नहीं हुआ जो कि इसको पूरी तरह से एकीकृत करके रख सके। तो बहुत बड़ा साम्राज्य ये तो बन ही गया था। तो अब इसको एकीकृत करने के लिए यहाँ पे बहुत ही कुशल शासक की जरूरत थी, लेकिन अब कोई भी कुशल शासक हो नहीं पाता है। तो फिर यहाँ पे ये जो होता है मौर्य वंश समाप्त हो जाता है। और मौर्य वंश समाप्त होता है मतलब ये जैसे ये लोग कमजोर होते हैं तो उत्तराधिकारी बहुत ही कमजोर आते हैं। तो इसमें अब जो है बृहदर जो रहता है शासक यहाँ का, उसके प्रधान सेनापति रहते हैं पुष्यमित्र शुंग, और यही बृहदरथ की हत्या कर देते हैं और इस पे शुंग वंश की स्थापना करते हैं मगध पे। यही होता है शुंग वंश। तो इनका नाम पुष्यमित्र शुंग रहता है, इसी वजह से इसको शुंग वंश का नाम दिया गया है। और इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा बनाते हैं, पाटलिपुत्र से लाके विदिशा। अब तो राजधानी इस वजह से भी बदला जाता है क्योंकि अगर आप मान लीजिए किसी भी राज्य के राजा को हत्या करते हैं तो वहाँ के जो लोग होंगे उनके समर्थक, तो वो दिक्कतों का पैदा कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो भी ऐसा काम करता था, जो हत्या वगैरह करके फिर शासक को अपने अंडर में ले लेता था, तो फिर उसको कि वो अपना राजधानी चेंज कर देता था क्योंकि वहाँ पे विद्रोह वगैरह ना हो और फिर इसकी हत्या ना हो जाए, इस वजह से राजधानी चेंज कर दी जाती थी। और सातवाहन जो थे पांड्य चोल आदि समकालीन थे इनके। तो पांड्य चोल भी उधर देखेंगे कि आप चलेगा, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो सातवाहन तो ये तो रहेंगे ही इनके टाइम पीरियड में, और ये जो पांड्य हैं और चोल ये दक्षिण भारत में रहते हैं। तो ये भी दक्षिण भारत में राज्य करते रहते हैं। तो इसको भी मैं बताऊंगा जब दक्षिण भारत का इतिहास हम देखेंगे, तो उसमें इन लोगों को हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे इसमें। और पुष्यमित्र शुंग जो रहता है, तो ये आप जान लीजिए कि ये इंडो यूनानी शासक को पुष्यमित्र शुंग पराजित करता है। तो इंडो यूनानी आप इसी को बोलते हैं जो कि हिंद यूनानी है यहाँ पे है, तो इसी को इंडो यूनानी भी इंडो ग्रीक बोला जाता है। तो इंडो यूनानी वहाँ पे लिखा है, तो इसी को ये इसका जो शासक आता है यहाँ पे, तो इसको पुष्यमित्र शुंग हरा देता है। और हिंद यूनानी शासक ये आता है जो वो मिनांडर था, यहाँ पे मिनांडर को ये हरा देता है पुष्यमित्र शुंग। तो इस वजह से विदेशियों को हराइएगा तो नाम होता ही है, तो फिर इसी वजह से पुष्यमित्र शुंग का नाम यहाँ पे ज़्यादा महान में माना जाता है। और पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे, और जो जिसको हराता है तो मिनांडर, ये मैंने बता ही दिया आपको। तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के ही दरबार में रहते थे और अश्वमेध यज्ञ भी कराया इसने। तो अश्वमेध यज्ञ भी कराया है और पतंजलि जो थे इनके दरबार में थे पुष्यमित्र शुंग के। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, अश्वमेध यज्ञ भी ये कराता है। तो जब जीत वगैरह होती है तो अश्वमेध यज्ञ कराए गए। तो अश्वमेध यज्ञ मैंने आपको बताया भी है बहुत पहले, तो आप कृपया उसको सीक्वेंस से देखते हैं। और अग्निमित्र में मालविका एवं अग्निमित्र के प्रेम की कहानी का वर्णन है, और इसको कालिदास ने लिखा है। तो ये भी आप ध्यान में रखें, मालविका अग्निमित्र में मालविका और अग्निमित्र के प्रेम की कहानी है, और इसकी रचना जो किया है तो वो कालिदास की है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये पुष्यमित्र शुंग का पुत्र रहता है अग्निमित्र, तो ये प्रेम करता है और इसकी कहानी ये लिख देते हैं कालिदास। और बौद्ध के जगह पे ये लोग वैष्णव धर्म के उत्थान का काल ये सब माना जाता है। तो वैष्णव धर्म का भी उत्थान होता है और यहाँ पे ब्राह्मण साम्राज्य का तो उत्थान होता है। तो इसको सेम भी माना जाता है लगभग, आप जानेंगे तो वैष्णव धर्म भी मतलब हिंदू धर्म जैसा ही है लगभग। उसमें भी कृष्ण वगैरह की पूजा की जाती है, और आप देखेंगे ब्राह्मण लोग भी कृष्ण वगैरह की, हम भी लोग हर एक लोग पूजा करते हैं कृष्ण वगैरह की, तो उसमें भी कृष्ण की पूजा होती है। तो अब इन सब का उत्थान का काल चलता है, मतलब जो भी हिंदू धर्म है इसका। और यही मतलब ब्राह्मण धर्म ये सब वैष्णव धर्म के उत्थान का कार्य चलता है, और ये सब बौद्ध धर्म जैन धर्म ये सब लोग धीरे धीरे नीचे चल जाता है, और यही जो होता है बाद में हिंदू धर्म कहलाता है। और भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। तो भरहुत स्तूप का निर्माण इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने ही कराया था। तो यह स्तूप अशोक से रिलेटेड है। और मनुस्मृति की रचना भी शुंग काल में हुई थी, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अंतिम जो शासक रहता है तो ये देवभूति रहता है, और इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव करके मगध पर कण्व वंश की स्थापना यहाँ पे करते हैं। तो अब हम देखेंगे कण्व वंश को। तो ऐसे ही यहाँ पे
ये होता था हत्या, फिर इस पे दूसरे वंश की स्थापना हो जाती थी यहाँ पे। तो अब हम अगला देख लेते हैं कन्नौ वंश। तो ये ज़्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी हम देख लेंगे इसमें कन्नौ वंश। तो इसकी स्थापना जो करते हैं तो ये वासुदेव करते हैं स्थापना। तो जो हत्या करता था वही फिर स्थापना करता था। तो जो शुंग वंश के अंतिम शासक को जो हत्या करते हैं फिर वही यहाँ पे कन्नौ वंश की स्थापना करते हैं वासुदेव। और इसका जो अंतिम राजा था तो वो और सुशर्मा की हत्या 60 ईसा पूर्व में सिमुक ने कर देता है और सिमुक फिर सातवाहन वंश की स्थापना यहाँ पे करता है। तो अब जो इनकी सीमा थी तो वो काफ़ी छोटी हो गई थी। तो अब मगध साम्राज्य जो देख रहे थे अब पूरे इंडिया में और पूरा वहाँ पे अफगानिस्तान ईरान तक फैला हुआ था। इधर आप म्यांमार वगैरह सब देखेंगे, लेकिन अब ये बिल्कुल सिकुड़ के अब बिहार के स्थान में आ गया था यहाँ पे। और अब इसकी हत्या करके फिर यहाँ पे सातवाहन वंश अपनी स्थापना करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा मैप देख लेते हैं कि आखिर में ये जो वंश थे दोनों शुंग वंश और कन्नौ वंश तो ये थे कहाँ पे। तो पहले आप लोग ये देख लीजिए, ये शुंग एम्पायर यहाँ पर था। तो शुंग वंश जिसे बोलते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि शुंग वंश यहाँ पे फैला हुआ था। इतना आप देख सकते हैं शुंग वंश यहाँ पे था इतने एरिया में। तो अभी देखेंगे कि जो पहले मौर्य साम्राज्य था तो ये सभी पे मौर्य का शासन था। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा मौर्य का ही शासन था यहाँ पे ये सब में। लेकिन अब ये सिकुड़ के आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आ गया है शुंग वंश के शासन काल में। और अब हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। और ये देख लीजिए जो मैंने अभी कन्नौ एम्पायर बताया, तो कन्नौ एम्पायर बिल्कुल अब यहाँ पे इतना छोटा हो गया है। कन्नौ एम्पायर जो अभी मैंने बताया तो ये बिल्कुल अभी छोटा हो गया है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा इसके बाद का जो कौन शासक है, तो फिर उसको भी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा कि फिर वो कहाँ तक सिकुड़ के आ गया था, मतलब कहाँ पे उनका शासन था। तो अब हम देख लेते हैं सातवाहन वंश को। सातवाहन वंश इन्हें आंध्र वंश भी कहते हैं और राजधानी इन्होंने प्रतिष्ठा में स्थापित की अपनी। और इन्होंने अब जो उधर था इलाका, तो अब इन्होंने मतलब कि अपना इलाका दूसरे जगह बनाया। तो फिर हम मैप में देख लेते हैं कि अब तो कन्नौ वंश था, आप देख रहे हैं बिहार की तरफ, लेकिन इन्होंने जो अपनी स्थापना की तो अब ये सब लोग आज़ाद होने लगे। अब अपना नया इंडिपेंडेंट जहाँ के लोग थे वहाँ पे अपना शासन एस्टेब्लिश करने लगे। तो अब इनका जो शासन काल था, तो अब क्षेत्र दिखा देता हूँ मैं मैप में आपको, तो आपको समझ में आएगा। तो ये देख लीजिए अब सातवाहनों का जो था तो ये यहाँ पे इनका शासन काल था। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी का जो एमपी वाला इलाका है, महाराष्ट्र वगैरह को लेके ये आंध्रा वगैरह, तो बाद में ये लोग इधर भी अपना फैलाते हैं। तो ये भी आपको मैं दिखाऊंगा इसमें। तो ये सातवाहन वंश का जो इलाका है तो ये है। अभी जो कन्नौ वंश था तो यहाँ पे था, लेकिन अब सभी आज़ाद होने लगे तो फिर ये लोग यहाँ के थे और इनको कन्नौ वंश के मतलब जुड़े हुए थे इनसे, लेकिन इनको अपदस्थ करके ये लोग अपना यहाँ पे एरिया में शासन एस्टेब्लिश करते हैं सातवाहन वंश। तो अब हम देख लेते हैं सातवाहनों की। तो ये मैप से आप लोग थोड़ा सा देख लिए। और इसकी स्थापना जो की थी सिमुक नामक व्यक्ति ने स्थापना की थी इसकी, और राजधानी इसने प्रतिष्ठान में बनाई अपनी राजधानी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश और औरंगाबाद जिले का इलाका यहाँ पे इनके अंडर में था। तो आंध्र प्रदेश में आपको बताऊंगा कि उधर जब बढ़ते हैं लोग ये आंध्र के तरफ, तभी इनका एक नाम और भी प्रचलन में आता है, आंध्र सातवाहन वंश, क्योंकि ये लोग आंध्र में भी अपना शासन बढ़ाते हैं। उधर उस साइड में आप देखेंगे कि बंगाल के खाड़ी तरफ जो फैल जाता है हमारा इलाका, तो उस टाइप भी अपना शासन ये लोग बढ़ाते हैं वहाँ। और संस्थापक सिमुक। और तो अब ये जो है तो ये अब मगध को ही अधीन अपने मानने लगे। तो अब मगध से बहुत दूर यहाँ पे इधर आ गए हैं ये लोग, तो इस वजह से ये समझते थे। कन्नौ वंश वगैरह को अपदस्थ करके ही अपना शासन एस्टेब्लिश करते हैं। इस वजह से ये मानते हैं कि ये मगध भी हमारे अधीन ही है, लेकिन ये लोग निकलते मगध से ही हैं। तो ये मगध पे ही शासन करते हैं ऐसा भी माना जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखें। और इसके जो प्रमुख शासक हुए तो आप देखेंगे कि सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्मी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यागश्री, मतलब ये इतने प्रमुख शासन हुए इसके। तो सबसे प्रसिद्ध जो शासक था तो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी था। और इसने जो था तो वो ये 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ भी करा था। तो सबसे प्रसिद्ध राजा इसी को माना जाता है, गौतमी पुत्र सातकर्मी को। तो आप देख सकते हैं अब गौतमी पुत्र सातकर्मी मतलब माता का नाम पहले लगा रहता था, तो अभी ये माना जाता है कि ये मात्र सतात्मक भी यहाँ की व्यवस्था थी। तो देख रहे हैं कि राजा के नाम के पहले उनकी माता का नाम लगा है गौतमी पुत्र सातकर्णी। और होता है कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों को, भिक्षुओं को भूमि दान देने की प्रथा इन्होंने प्रारंभ की। और ये पता चलता है नानाधार अभिलेख से, नानागार अभिलेख से। तो अब जो ब्राह्मण वगैरह आप जानते ही हैं, ब्राह्मण वगैरह काम करते हैं मतलब पढ़ाने का, लिखाने का, शादी ब्याह जितने भी कर्मकांड वगैरह होते हैं तो ब्राह्मणों के द्वारा ही कराए जाते थे। तो अब इनको भूमि दान में देने की प्रथा ये प्रारंभ करता है। और इसकी जो पता हमें चलती है तो ये नानागार अभिलेख से पता हमें चलती है इसकी। और इसी को सामंती व्यवस्था भी कहा जाता है, मतलब राजा के अंदर राजा। जैसे कि आप समझ लीजिए जैसे अब वेतन के बदले जमीन दे रहे हैं, तो जमीन दे रहे हैं तो धीरे धीरे इतना जमीन उसके पास हो जाता था कि वो एक साम्राज्य के अंदर साम्राज्य जैसा उसका बन जाता था। तो यही होता था। और बाद में आप ये भी देखेंगे अब कि जितने ये
ये सामंत ही रहते हैं तो अब अगला शासक बनते जाएंगे। तो अब जो गुप्त साम्राज्य आएगा तो वो भी एक सामंत ही रहते हैं पहले, उसके बाद गुप्त साम्राज्य की वो स्थापना कर देते हैं। और इनके दरबार में प्रसिद्ध जो साहित्यकार थे ये हाल एवं गुणाढ्य रहते हैं। और साहित्यकार ये हाल और गुणाढ्य थे, और इन्होंने हाल जो है तो ये इन्होंने सप्त संतक और जो गुणाढ्य हैं ये वृत्त कथा की रचना की है, ये पुस्तक है दोनों। और चांदी, तांबे, शीशे, प्रोटीन और कांसे के मुद्राएं इन्होंने चलाए हैं। तो चांदी का भी सिक्का चलाया, तांबे का भी सिक्का चलाया, प्रोटीन का भी, तो ये सब पहले से चल रहे थे। लेकिन आप शीशे का जो सिक्का चला है इसको ध्यान में रखिएगा कि शीशे का सिक्का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार आप नाम सुन रहे हैं कि शीशों के सिक्के किसने चलाया, तो ये सातवाहनों ने ही चलाया था। और इनकी भाषा जो थी वो प्राकृत थी और लिपि जो थी वो ब्राह्मी थी। तो भाषा जो आप बोलते हैं और लिपि जो आप लिखते हैं वो होता है। तो जैसे हम लोग ये लिपि लिख रहे हैं क ख का, ये लिपि है हमारी, और जो हम लोग बोल रहे हैं ये हिंदी है। तो वैसे ही इनकी भाषा प्राकृत थी, लेकिन लिपि जो थी वो ब्राह्मी। और समाज मात्र सत्तात्मक था। तो वो गौतमीपुत्र सातकर्मी लगा है नाम के पहले राजा के, इस वजह से माना जाता है कि समाज था ये मात्र सत्तात्मक था। और विदेशी शक आक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध अनुपम सफलता मिली इनको। तो विदेशी उसी टाइम आक्रमण भी कर रहे थे, तो मैंने बताया भी। तो ये देखेंगे कि यहाँ पे ये शक भी, यहाँ पे सीथियन जिसे बोला जाता है, ये भी आक्रमण कर रहे थे यहीं पे। तो इसके विरुद्ध भी इनको सफलताएं मिली थी गौतमीपुत्र सातकर्मी को। और कार्ले चैत्य, तो चैत्य जो होते थे तो वो बौद्ध धर्म से जुड़ा पूजा स्थल है, तो उसको मैंने आपको बताया भी है पहले। तो इनका निर्माण कराया गया और अमरावली कला का भी विकास हुआ यहाँ पे, और अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का भी निर्माण हुआ है इन लोगों के शासनकाल में हुआ है। आप ये मत समझ लीजिए कि इन्होंने ही कराया है। तो ये यहाँ पे होता है। और अमरावली कला मैं आपको बताऊंगा जब आर्ट एंड कल्चर होगा। और यहीं पे आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि जो सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक रहते हैं वो अपने आप को दक्षिणी पथ के स्वामी कहे जाते हैं। तो जितने भी ये शासक रहते हैं सातवाहन वंश के, सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन जो शासक रहते हैं, तो ये दक्षिणी पथ के स्वामी कहे जाते हैं ये लोग। और उत्तर दक्षिण में सेतु का कार्य इन्होंने किया। तो अब इन्हीं के तहत, अब मान लीजिए बीच में था, तो उत्तर से दक्षिण का सेतु का काम भी ये लोग करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ से होके ही आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो यही होता है। तो यही यहाँ पे पूरा इनका शासनकाल का चीज़ें हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं यहाँ पे चेदी वंश का। तो ये बहुत छोटा वंश है। उसके बाद ये मैप भी मैंने डाल ही दिया है आपको। तो ये कन्नौ वंश आप देख लिए जो मैंने बताया था, और ये सातवाहन वंश भी आप देख लिए। और ये जो पहला मैंने बताया था शुंग वंश, तो शुंग वंश यहाँ पे था, ये भी आपने देख ही लिया। तो अब हम देख लेते हैं चेदी वंश को। चेदी या महामेघवाहन वंश भी इसको बोला जाता है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि आखिर में इसके बारे में पॉइंट क्या है। तो ये छोटा सा चेदी वंश का है, तो इसका कोई ज़्यादा बड़ा इलाका था नहीं। तो इसका जो सबसे प्रतापी राजा था तो ये खारवेल था। ज़्यादा पॉइंट बनेंगे नहीं इससे, तो इससे थोड़ा बहुत बनेगा, वो आप समझ लीजिए इसमें। और मगध पर आक्रमण कर जिन शीतलनाथ की मूर्ति जीत के लाया था ये, और इसको कलिंग से लूट के ले गया था। जब तो मगध ने जब कलिंग पे आक्रमण किया था अशोक, तो अशोक इसको जीत के ले गया था। लेकिन अब जब ये अशोक के बाद कलिंग स्वतंत्र हो जाता है, उसके बाद जब ये चेदी वंश रहता है तो वहीं पे ये रहता है कलिंग पे। तो यही जिन शीतलनाथ की जो मूर्ति रहती है, तो फिर से इसको वहां से उठा के ये लाता है जब लूट के। एक बार तो ये लोग लेके चले जाते हैं अशोक, और दूसरी बार ये लेके आता है। तो अशोक के बाद ये स्वतंत्र हो गया था कलिंग। तो यही था इसमें। तो अब थोड़ा सा आप लोग मैप भी देख लीजिए। तो मैप तो एक बार मैं दिखा ही चुका हूँ, और एक बार ये देख लीजिए। शुंग वंश यहाँ पे था, ये मैंने आपको दिखा ही दिया था। शुंग वंश यहाँ पे है, और ये आप देख रहे हैं सातवाहन वंश यहाँ पे है, और कन्नौ वंश यहाँ पे है। और जो अभी मैंने आपको चेदी वंश बताया तो चेदी वंश यहाँ पे था लगभग। तो ये पूरा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्राह्मण साम्राज्य यहाँ पे आपका खत्म हो गया। तो ये ब्राह्मण साम्राज्य खत्म हो गया। और अब हम अगले वीडियो में अपने देखेंगे विदेशियों के आक्रमण का। तो सबसे पहले मैं आपको सीक्वेंस से बताऊंगा। तो उसमें विदेशी आक्रमण जो हुए थे, तो ईरान से जो आक्रमण हुआ था उसको हम देखेंगे पहले, और उसके बाद सिकंदर आया था उसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो मौर्योत्तर काल था, तो उसी में मैंने बताया कि मौर्योत्तर काल में ही आपको ब्राह्मण वंश के साथ साथ यहाँ पे विदेशी शासक भी चलते रहते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ। तो हिंदी, यूनानी, इंडो ग्रीक, शक, सीथियन और पहलव, पार्थियन और कुषाण, तो ये भी हमें देखना है इसमें। तो ये भी वंश हम इसमें देखेंगे। ये जितने भी चारों वंश हैं इसको भी हम देखेंगे, और इनके इलाकों को भी देखेंगे कि आखिर में इनका इलाका कहाँ कहाँ है। और फिर ये हमारा विदेशी यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। जो मौर्योत्तर काल है तो वहाँ तक विदेशी आक्रमण वगैरह भी हम यहाँ पे ख़त्म कर लेंगे। तो ये हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है ब्राह्मण वंश का, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने ये विदेशी आक्रमण जो हुए हैं। तो आपको क्लियरिफिकेशन के लिए वो वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, जो इसके बाद मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हिस्ट्री में बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ कि अगर आप लोग सीक्वेंस से नहीं देखते हैं तो आपको दिक्कतें होंगी ही। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो ये वंश आता है
तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो काफ़ी क्लियरिफिकेशन होगा। अगर सीक्वेंस से देखेंगे तो एक एक चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और जैसा कि मैं बताया था तो कॉन्सेप्चुअल से लेके फैक्चुअल हर एक चीज़ें इसमें दी जा रही हैं आपको। तो आप मेडिएवल हिस्ट्री भी शुरू हो चुका है तो वो भी आप देख सकते हैं उसमें कि कितने अच्छे से ये सब चीज़ें कंप्लीट आप लोगों को कराई जा रही हैं। और उसके बाद मॉडर्न भी शुरू होगा और पॉलिटी वगैरह तो ख़त्म हो ही चुका है, तो उसको आप देख सकते हैं कि पॉलिटी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में कंप्लीट कराया हूँ। तो आपको उसमें कुछ भी नहीं सोचना पॉलिटी में। तो पॉलिटी आपको टोटली आप अभी जो भी एग्ज़ाम हो रहे हो या फिर जो एग्ज़ाम पहले हो चुके हों उसके आप क्वेश्चनों को उठा के देखिए, हर एक उस वीडियो से बनेंगे क्वेश्चन। ये मेरा चैलेंज है, एक एक क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो वैसे ही टॉपिक हर एक कंप्लीट कराने की कोशिश मैं करता हूँ ताकि फिर दोबारा आप लोगों को कहीं भी ना पढ़ना पड़े। तो वैसे ही मेरा टारगेट रहता है पढ़ाने का। सो आप लोग कृपया इसको सीक्वेंस से देखें और यहाँ से आप हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हर एक सब्जेक्ट आप लोगों को करा दी जाएगी बहुत अच्छे से। और आप लोगों को नोट्स बनाने की भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये मैं इसीलिए लिख के पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को नोट्स मिल जाए। नहीं तो दिक्कत ये हो जाता है कि स्टूडेंट बार बार पढ़ते रहते हैं बार बार हर एक सोर्स से और उनका नोट्स नहीं बन पाता। तो नोट्स नहीं बन पाता तो जब भी आप रिवीजन करने जाएंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहता रिवीजन करने को। और मेरे लिए स्टूडेंट बस वीडियो देखते हैं, लिखता कोई नहीं है। तो ये दिक्कत हो जाती है कि फिर नोट्स उनके पास नहीं बचती, तो नोट्स नहीं बचती तो रिवीजन नहीं हो पाती है। रिवीजन नहीं होगी तो आपको कितना भी पढ़ ले और कितना जगह से भी पढ़ ले, जब तक आपका रिवीजन कम से कम 300-400 बार नहीं होगा तब तक आप नहीं बना सकते हैं कोई भी क्वेश्चन वगैरह। कन्फ्यूजन बिल्कुल होगा, जो ऑप्शन आता है सामने तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होना है, ये लाजमी सी बात है। तो इसी वजह से नोट्स बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँ तो ये पीपीटी पे बना सकता हूँ, लेकिन पीपीटी पे फिर वही होता है कि ग्राफ वगैरह नहीं दे सकता, जैसे ये एरो वगैरह बना के या फिर ऐसे ये सब बनाने में बहुत टाइम लगेगा। और इतना पॉइंट भी आप पीपीटी पे नहीं लिख सकते। पीपीटी पे बस वही होता है जैसे कि बाकी क्लास चलते हैं, 4 पॉइंट लिख दो और डिस्कशन करते रहो, तो वो नहीं हो पाएगा। तो उससे जब आप रिवीजन करने जाइएगा तो कन्फ्यूजन पैदा होता है। इसी वजह से मैं इसको अपने हैंड राइटिंग से लिख देता हूँ ताकि नोट्स बिल्कुल कंप्लीट रहे और हर एक चीज़ आपको समझा भी देता हूँ। अगर एक बार आप वीडियो को देख लेते हैं और नोट्स सभी पढ़ते हैं तो दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। और बाकी अगर आप वो पीपीटी वाला जो नोट्स होता है तो उसमें आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत होगी। जब भी आप रिवीजन करने जाइएगा तो आपको याद रहेगी नहीं, तो ऐसे होता है। तो वो आप लोग समझते भी हैं और जो मतलब कि डीपली पढ़ता होगा तो ये सब चीज़ें पता होगा उसको, और बहुत दिनों से अगर लगा होगा तैयारी में तो उसको ये सब चीज़ें पता होंगी। तो इन सब चीज़ों से मैं गुजर चुका हूँ, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत एक्सपीरियंस से ये सब चीज़ें पता चलती हैं। तो बहुत दिन आप तैयारी करिएगा तो बाद में आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी। तो वही मैं बता रहा हूँ, बस आप लोग वैसे फॉलो करें तो जल्दी से जल्दी हर एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइस, और आप लोग कृपया बस मैं बोल रहा हूँ सीक्वेंस से देखते आइए, हर एक चीज़ें हो जाएंगी अब। ओके गाइस, थैंक यू। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।